पाठ 4 लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ के लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। तो आइए शंकर दयाल शर्मा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA, LLB की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। अब ये जो पाठ है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, यह रेखा चित्र है जिसमें शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि आपकी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन की विकासधारा का मूल था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। शंकर दयाल शर्मा जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए यह पाठ लिखा है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, ऐसा शंकर दयाल शर्मा जी कहते हैं। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन शर्मा जी को शास्त्री जी का सारा जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। मतलब वो पूरा समय, अपने जीवन का पूरा समय काम में बिताया करते थे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं, अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय, मतलब अपनी तकदीर के बजाय, अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के लिए शर्मा जी का मानना है कि वे भाग्य पर भरोसा करके बैठने वालों में से नहीं थे, वे अपने काम पर भरोसा रखते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। मतलब कर्म के फल की वे चिंता नहीं करते थे। देखिए, गीता नामक एक हमारा धर्म पुस्तक है जिसमें कहा गया है कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर, और यही चीज शास्त्री जी ने अपने जीवन में अपनाई थी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ, यानी कि लेखक समझते हैं कि केवल कर्म योगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी, जिसकी कामना ही नहीं है, फल की अपेक्षा ही नहीं है, ऐसे कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा लाल बहादुर शास्त्री को। इस तरह से शंकर दयाल शर्मा ने लाल बहादुर शास्त्री को एक निष्काम कर्मयोगी कहा है। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव और समर्पित भाव, संपूर्ण समर्पण, ये तीनों बातें
मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। लेखक जांच रहा है अपनी दृष्टि में उन्हें जो दिखाई पड़ता है वो बोल रहे हैं कि उनको मतलब लाल बहादुर शास्त्री का उद्देश्य, उनकी दृढ़ आस्था और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना, यही उनके दिल दिमाग में छाया रहता था। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त किए हुए कहा, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व मतलब अपनी फर्ज जो हम काम करते हैं वो पूरी तरह से निर्वाह कीजिए। मतलब पुट योर 100% टू डू योर हार्ड वर्क, डोंट ओमिट। कुछ आप जो भी कर रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपका दायित्व क्या है? पढ़ाई करना। अगर उसमें आपको सफल होना है तो अपने आप को पूरी तरह उसका निर्वाह करने में लगा दें, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि जो ये आपका पढ़ाई का काम है उसमें अगर आपने भक्ति पूर्वक अपने आप को समर्पित कर दिया तो आपका यह कर्म सिद्ध हो सकता है। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उसे इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। लेखक का कहना है कि शास्त्री जी अगर सफल हुए तो उन्होंने इस प्रकार अपने आप को जोत दिया, अपने आप को पूरी तरह अपने दायित्व को, अपनी जो काम करने का तरीका था उसमें अपने आप को पूरा डुबो दिया। इसी कारण वे सफल हुए। किसी भी व्यक्ति को अगर समाज में, देश के विकास में इस भक्ति पूर्वक लगा दे अपने आप को, तो वह अपने कर्म को अगर पूरी तरह से देश के लिए सौंप दे तो जरूर वह उसमें सफल हो सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से भी इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, वे लोग नहीं सोचते कि जो हम बोल रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये है सफल आदमी शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही किया भी करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, कम कठिन नहीं था, मतलब बहुत हार्ड था कि पंडित नेहरू पहले राजनीति में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके बाद राज्य को चलाना, मतलब कि देश को आगे ले जाना, उस डोर को संभाले रखना कम कठिन नहीं था, मतलब बहुत हार्ड था। लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया है। इस तरह से लेखक ने शास्त्री जी को समझा है, उनकी सादगी को देखा, उनके श्रम को देखा, उनकी सेवा को देखा, उनके समर्पण को दिखाया है। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, यह कहना अनुचित नहीं होगा। देखिए, कहने का भाव यह है कि गांधी जी की तरह ही सामान्य परिवार, सामान्य दिखने वाले, परवरिश भी बहुत सामान्य व्यक्तित्व की हुई, लेकिन फिर भी उनमें विनम्रता, एक महत्वपूर्ण पद पा लिया। मेहनत के बाद उन्होंने
प्रधानमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद पाने के बाद भी अब तो उनके हाथ में है सब कुछ, पूरे देश की डोर, लेकिन फिर भी वे विनम्र रहे, सादगीपूर्ण रहे और उनमें सरलता थी। ये व्यक्तित्व की एक विशेषता कही जाएगी और इसी के कारण वे आकर्षण पैदा करते थे। लेखक का मानना है कि शास्त्री जी सामान्य परिवार के होने के बावजूद, इतने बड़े पद को पा लेने के बाद भी उनका व्यक्तित्व सामान्य था। हमेशा सीधे साधे रहने वाले हम किसी पद को भी पा लेते हैं तो भी वे सामान्य रहे, यह बहुत बड़ी बात है। दिखने में सामान्य थे। बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों के लिए प्रेरणा रूप बनते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। देखो, विनम्रता बहुत बड़ी बात है। हम अगर किसी पोस्ट पर पहुंच जाए ना बच्चों, तो हमें प्राउड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, लेकिन शास्त्री जी के लिए यह कहना अनुचित होगा कि वे प्रधानमंत्री पद पर पहुंच जाने के बाद भी उन्होंने सरलता से अपने जीवन को व्यतीत किया, बहुत सामान्य जीवन जिया। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने नाम को जोड़ दिया। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसके बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार मतलब अछूतों के उद्धार के काम में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो मतलब नमक का कानून जब तोड़ा गया, आंदोलन हुआ था, आपको पता है, दांडी शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उनमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई, तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन निरंतर चलती रही। 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। देश के लिए जेल जाना उस समय पर सामान्य थी चीज। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके लिए देश की आज़ादी की कितनी ललक थी। ललक होना मतलब इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा, लालसा होना। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1942 में उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पद अधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। इस पद पर वे 1938 तक रहे, 35 से 38 तक। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। मतलब जमींदार जो हड़प लिया करते थे किसानों की ज़मीनें, उसके ऊपर जमींदार को हटा दिया जाए या जमींदार की क्या क्या काम होने चाहिए, ये सब बातें उन्होंने रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसके बाद 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका में किसी न किसी रूप से अपना काम करते रहे। मैं मानता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया। लेखक का ये मानना है कि लोगों में जो समस्याएं थी, शास्त्री जी का व्यक्तित्व सामान्य होने के कारण वह हमेशा
सामान्य व्यक्तियों से जुड़े रहे। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। गांव के लोग कैसे जिया करते हैं ये उन्हें बहुत ही अच्छे सलीके से मालूम था। अब इसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का अनुभव भी उसमें जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण देश की छोटी छोटी समस्या और उसके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए। देखिए, अगर हम किसी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का निराकरण मतलब समस्या में से बाहर आना चाहें, तो हम अगर उस व्यक्ति की जगह अपने आप को महसूस करेंगे तो उसकी समस्या, उसके निराकरण को सही तरह से पूरा कर पाएंगे, निराकरण को अपने व्यवहार में ले पाएंगे। यह सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन जीता हुआ आगे बढ़ा था। ग्रामीण जीवन का उन्हें इतना अनुभव था कि गांवों की जो समस्याएं थी वो उसका निराकरण वह गांव वाले के प्रति, ग्रामीण जीवन के प्रति इतनी नज़दीकी से वह इन चीज़ों को जानते थे कि उसका रास्ता अच्छी तरह से निकाल सकते थे। ग्रामीण जीवन के से परिचित होने के कारण व्यवहारिक प्रक्रिया से वह उसका निराकरण लाते थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, प्रशासन करने की क्षमता, दक्षता मतलब एक्सपर्टनेस, प्रशासन मतलब राज करने की क्षमता थी, वो उन्होंने दिखाई, उसका प्रमाण दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्य में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक। सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा, इस जगह पर सामान्य व्यक्ति किस तरह से रास्ता निकालेगा, ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण वे रखते थे। सभी प्रकार की औपचारिकता से वे परे थे। जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में भी लोकप्रियता मिली थी, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के परिणाम रूप वे पंडित नेहरू के निधन के बाद देश में प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किए गए। देश के इस महत्वपूर्ण पद के लिए ऊपर रहते हुए 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर, इन स्टेटस पर रहते हुए भी स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न होने के बावजूद उसमें उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया। खुद के अधिकार में होने के बावजूद अपने अधिक कर्तव्यों पर तरजीह किया। मतलब कहने का भाव यह है कि अधिकार में था, रूल कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेवा दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से विचार व्यक्त किए कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश
प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य, आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। कहा जाता है कि सिक्के की दो पहलू हैं। एक सिक्के की एक तरफ अगर हमारे अधिकार हैं तो दूसरी तरफ है हमारे कर्तव्य। अगर हम अधिकार चाहते हैं तो हमने अपने कर्तव्यों का बाखूबी पालन करना अतिशय अनिवार्य है, और तभी हमारा देश प्रजातांत्रिक देश, सही मायनों में स्वतंत्र देश कहा जाएगा, जिसने व्यवस्थित समाज की स्थापना करनी है। हर एक प्रतिबंधों के तहत अपने आप को स्व इच्छा से अपने अधिकार को भुगतना है और कर्तव्य का पालन करना है। अपने आप में आत्मसंयम रखना है। अधिकार मिल जाने पर अगर कोई व्यक्ति उस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दे तो उसके बुरे परिणाम हमारे देश में सभी को भुगतने पड़ेंगे। पाठ समाप्त होने के बाद शब्दार्थ देखें। दायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी, निष्काम, बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त। समर्पण मतलब सौंपना, अर्पित करना। स्वयं, समन्वय, संयोग। निहित, भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। आस्था का अर्थ होता है श्रद्धा या विश्वास। विरासत, उत्तराधिकार, वारसो गुजराती में बोलते हैं। आह्वान, ललकार, चुनौती देना। उन्मूलन, जड़ मूल से नष्ट करना। दक्षता का अर्थ होता है निपुणता। तरजीह, प्राधान्य, अग्रिमता। प्रदत्त, दिया हुआ, निर्वाचित, चुना हुआ। दीक्षांत समारोह, विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। इसी के साथ यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।